अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 10 को करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में आज हम कुछ यूजेस ऑफ पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ दिस पॉइंटर जिसको हमने लास्ट लेक्चर 9 में हम कुछ इसके कुछ पार्ट्स हमने कवर किया। एंड लेक्चर नंबर 10 में आज हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, जबकि इसके एंड में कुछ हम कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस होते हैं, आज उनको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। ओके, तो ये दो टॉपिक्स कवर करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर 9 में मैंने एक लेक्चर स्किप किया था असेसर फंक्शन का, जिसमें सेटर एंड गेटर फंक्शन आते हैं। तो सबसे पहले आज हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये हमारे पास कुछ असेसर फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास दो मेन होते हैं, सेटर एंड गेटर फंक्शन। सेटर एंड गेटर फंक्शन को मैं थोड़ा सा आपके साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। सेटर एंड गेटर फंक्शन क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास ए नेम की एक मैंने क्लास बनाई। यहाँ पे मैंने कुछ प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स लिए। ओके, यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ, डाटा मेंबर्स कुछ लेते हैं। लेट्स तो मैंने यहाँ पे इंट ए और इंट बी लिया, इंट ए और इंट बी के मैंने यहाँ से दो डाटा मेंबर्स ले लिए। ओके, यहाँ पर अब मैं सेटर फंक्शन यूज करूँगा। सेटर मीन क्या होता है? सेटर मीन आप इसका शॉर्ट फॉर्म ने सेट फॉर्म, इसकी शॉर्टकट हम यूज करेंगे कोडिंग में। जैसे कि सेट से ही बात है कि सेट मीन क्या होता है, कोई वैल्यू सेट करना है, तो इसमें भी हम वैल्यू सेट करेंगे। और एक बात याद रखना, सेटर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, सेटर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो इसलिए हाँ, इसको हम वाइड से यूज करेंगे, वाइड से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं कुछ सेटर फंक्शन लेता हूँ। लेट्स सो मैंने सेट नेम का एक फंक्शन ले लिया। सेट सेट एक उसका नेम शॉर्टकट, जबकि फंक्शन का मैंने शॉर्टकट लिया फंक्शन। आप यहाँ पे कोई भी नेम ले सकते हैं, सेट ए ले, सेट बी कल, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेट की जरूरत है ना, क्योंकि सेट से वो वाजह होता है कि हमने सेट ऑफ फंक्शन यूज किया है। यहाँ से मैं कोई भी वेरिएबल यहाँ से इसको हम यहाँ से कोई पैरामीटर पास करते हैं सेट ऑफ फंक्शन से, और यहाँ से हम इसको कैच करेंगे। ओके, लेट्स सो यहाँ से मैंने कोई जी लिया, इंट जी लिया, तो यहाँ पर मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट एस नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एस डॉट सेट फंक्शन नेम का उसको मैं यहाँ से रिसीव करूँगा। यहाँ से मैंने किया इंट कोई नंबर पास करना है, तो यहाँ से मैं 12 नंबर पास करता हूँ, और यहाँ से इसको मैं कैच करूँगा a इक्वल टू जी। मतलब जी की जो ये जो 12 वैल्यू है, ये जो 12 वैल्यू होगी, ये जी के पास जाएगी, तो जी के फंक्शन की वजह से ये जी इसको वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू ए को डिनोट करेगा। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से गेट फंक्शन यूज करना है, तो गेट का रिटर्न टाइप होता है, गेट हमेशा रिटर्न टाइप यूज करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से इंट यूज करूंगा। इंट इंट गेट जी, इंट गेट जी। जी मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्टकट ले लिया कोई भी फंक्शन नेम का, इसलिए मैंने यहाँ से जी लिया। ओके, यहाँ से मैं फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा रिटर्न ए। मतलब ये जो ए की वैल्यू है, ये जो ए की वैल्यू है, ये गेट के अंदर रिटर्न हो जाए। हम सेटर के अंदर वैल्यू लेते हैं, जबकि गेटर के अंदर हम वैल्यू रिटर्न करते हैं। यही इसका मेन पर्पस होता है। ये मैंने इसको रिटर्न किया। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंट शो का एक फंक्शन बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं ये जो ए की वैल्यू होगी, ये जो हमने ए की वैल्यू ली है, इस ए को यहाँ से मैं डिनोट करूंगा। मतलब यह सी आउट से इसको मैं शो कर दूंगा। सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज क्या होगी, ए में लिख लूंगा। ओके, ओके हो गया। अब मैं इसको नीचे कॉल करता हूँ, एस डॉट सेट फंक्शन लिया ना, दूसरा क्या हमने लिया, गेट जी। गेट जी भी लिया, इसको भी मैं ऐसे करता हूँ। फिर इंट शो भी किए, इंट शो को भी हमने उसको भी करना है ना, तो इसको भी मैं यहाँ से वैल्यूज करता हूँ, इसको मैं शो कर दूंगा।
शो फंक्शन। ओके, अब मैं इसको F11 से कंपाइल एंड रन करते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। यहाँ पे है स्टूडेंट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस को, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कोई हमने कोई क्लास नेम का यहाँ बनाया ना, तो मैंने नीचे स्टूडेंट ले लिया, तो इसलिए ये एरर आया। इसको मैं यहाँ से मैं ए करता हूँ, ए। अब अगेन F11 से कंपाइल एंड रन करते हैं, तो देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। वैल्यू ऑफ ए इज 12। देखो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, 12 आई है। वो कैसे आई है, अब वो देखें। हमने यहाँ से सेट फंक्शन किया, सेट फंक्शन के बाद हमने गेट के अंदर, गेटर के अंदर हमने ए की वैल्यू रिटर्न कर दी। तो फिर ये जो ए की वैल्यू होगी, मैंने इसको इसके अंदर कॉल कर लिया, मतलब इसको इसके अंदर यूज कर लिया, और इंट शो के अंदर वो आपकी वैल्यू शो हो गई। तो ये था पर्पस सेटर एंड गेटर फंक्शन का। ओके, अब हम वापस अपने हैंडआउट्स में आते हैं। मैं हैंडआउट्स के अंदर वापस रिटर्न आते हैं। तो सेटर और गेटर फंक्शन आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेटर के अंदर हम वैल्यू सेट करते हैं और गेटर के अंदर हम वैल्यू गेट करते हैं, रिटर्न रिटर्न टाइप से यूज करते हैं। ओके, अब लेक्चर नंबर 10 को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है यूजर डिसपॉइंटेड। यूजर डिसपॉइंटेड जैसा हमने लेक्चर नंबर 9 में कवर किया था। तो इसमें क्या है डेफिनेशन, देयर आर सिचुएशन वेयर डिजाइनर वांट्स टू रिटर्न रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन। ये एक ऐसा रेफरेंस होता है जो रिटर्न रेफरेंस करता है करंट ऑब्जेक्ट के अंदर। इन सच केसेस रेफरेंस इज टेकन फ्रॉम दिस पॉइंटर लाइक दिस। ये इसका सेंटेक्स है स्टैटिक दिस। इसके अंदर हम वो रेफरेंस जो होता है वो पॉइंटर को पॉइंट करेगा। ओके, ये इसकी कुछ इन्होंने एग्जांपल बनाई हुई। आउटर क्लास, क्लास के आउटर कैसे उसको हम डिनोट करते हैं, क्योंकि हाँ ये देखना उन्होंने दो कॉलन यूज किए ना, तो दो कॉलन से उन्होंने आउटर फंक्शन लगा के हम रिटर्न करिए, जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसका वो रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने ये लास्ट मेरा लेक्चर नंबर 9 लिया है, तो ये वाला जो पॉइंटर वाला टॉपिक है ये आपको समझना कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ मजीद है, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं, पब्लिक मेंबर्स फंक्शन एक्सपोज बाय अ क्लास आर कार इंटरफेस। जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं जो कि एक्सपोज होते हैं उनको हम इंटरफेस कहते हैं। मतलब पब्लिक मेंबर जो भी होते हैं वो तो पब्लिकली होते हैं ना, तो फिर वो एक्सपोज होते हैं, उनको हम इंटरफेस कहते हैं। सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द इंटरफेस इज गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो इम्प्लीमेंटेशन की सेपरेशन होती है वो एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक उसका इंटरफेस होगा। ओके, इसके बाद के कुछ हमारे पास कुछ बेनिफिट्स ऑफ सेपरेटिंग इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन जो आते हैं। इसको आप रीड करेंगे, ये बहुत इजी वर्डिंग में, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर फॉर्म, फेजर फॉर्म। यूलर फॉर्म एंड फेजर फॉर्म होते हैं। यूलर फॉर्म में हम इयोटा साइन यूज करते हैं, जैसे हम मैथमेटिकली के अंदर यूज करते आए हैं। जबकि फेजर फॉर्म में हम इसको मजीद आगे उसको मतलब उसका जो फार्मूला होगा उसके अंदर उसको यूज करेंगे। ये आप देखिएगा, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कोडिंग में। तो आप एक दफ़ा इनको रीड कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिहाज से, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट, इतना फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं। कुछ हमारे पास एडवांटेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक था जो आई थिंक वो मिस हो रहे हैं। यूएमएल नोटेशन टू शो प्राइवेट डाटा में। यूएमएल कुछ नोटेशंस होते हैं, जो ये जो यूएमएल नोटेशन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशंस होते हैं कोडिंग के लिहाज से। ये हमेशा क्लास डायग्राम में यूज होती है। तो यूएमएल नोटेशन आगे जो हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे वहां में ये यूज होते हैं, तो इसको हम आगे डिटेल में यूज करेंगे। तो बस यहाँ पे आप ये देख लें, यूएमएल नोटेशन को शो प्राइवेट डाटा में। यूएमएल जो नोटेशन होते हैं वो प्राइवेट डाटा मेंबर को शो करते हैं। आपने जस्ट इसको एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना। ओके, इसके बाद नीचे आते हैं, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस। नीचे 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 यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है। यूजर इज ओनली कंसर्न अबाउट वेज ऑफ असेसिंग डाटा एंड डाटा इंटरफेस। जो यूजर होता है वो हमेशा कंसर्न होता है जो इंटरफेस का डाटा होता है।
यूजर हैज मतलब जो इंटरफेस का जो पब्लिकली हो, जो पब्लिकली उसको पब्लिकली डाटा मिलेगा उसको भी वो असेस कर सकते हैं ना, तो यूजर उसी को कंसर्न करता है। सेकंड पॉइंट है यूजर हैज नो कंसर्न अबाउट द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास। जो क्लास के अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो प्राइवेटली होते हैं, उनको यूजर इतना कोई उसको इतना फायदेमंद नहीं होता। तो जो पब्लिकली होते हैं, जो डाटा मेंबर्स और जो पब्लिकली हो, यूजर हमेशा उनसे कंसर्न होता है। ओके, ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद कुछ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को मैं, अगर आप इस पूरे ये पैराग्राफ को रीड करिएगा ये दफा, तो ये बहुत इजी वर्डिंग में है, लेकिन इनको मैं अपनी वर्डिंग में कुछ आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन हम हमेशा फंक्शन के एंड में यूज करते हैं। जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम हमेशा जो हम हमारा फंक्शन होता है उसके एंड में हम ये वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट। ये कीवर्ड है CONS, ये कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, हमने ये वर्ड यूज करना है, सेम ये वर्ड यूज करना है। जब भी आप इसको जहां भी यूज करोगे, उसका ये मतलब होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो परमानेंट ही वो रहेगी, उसके अंदर कोई मजीद वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। मजीद वैल्यू ऐड नहीं हो मतलब उसके अंदर मजीद वैल्यू कुछ मजीद सम नहीं होगा, वही परमानेंट कांस्टेंट रहेगी। उसको हम जस्ट रीड कर सकते हैं, उसके साथ हम कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी इसका बताता हूँ। ओके, आप ये जो मैंने वर्डिंग बताई है आपको, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है कि इसको हम जस्ट रीड कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। जो कंपाइलर होता है, व्हेन वी मेक देम कांस्टेंट, कंपाइलर जनरेट एन एरे। जब हम कांस्टेंट एक किसी फंक्शन के आर में यूज करते हैं, वो कंपाइलर एक एरे जनरेट करता है। इफ दिस फंक्शन ट्राई टू चेंज का वैल्यू ऑफ डाटा, अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो जो कंपाइलर होगा वो हमेशा आपकी कंपाइलर एरर जनरेट करेगा कि ये वैल्यू हो ही नहीं सकती ऐड। इसका मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके बताऊंगा आगे थोड़ा सा जाके। ओके, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कीवर्ड कॉन्स्ट इज प्लेस एट द एंड ऑफ पैरामीटर। जो पैरामीटर के एंड में हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। पैरामीटर लिस्ट टू मेक एनी फंक्शन एज कॉन्स्ट। डिक्लेरेशन है इसकी कुछ डिक्लेरेशन भी है। इनसाइड क्लास, क्लास के इनसाइड अगर हमने करना है तो क्लास, क्लास नेम रिटर्न वैल्यू, उसके आगे हम कॉन्स्ट लिखेंगे। इसको सर हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, आप इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप इसको एक दफा चेक कर लें। अगर इसको आउटसाइड चेक करना, आउटसाइड यूज करना है तो स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप यूज करिएगा। स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से आप इसको आउटर साइड भी यूज कर सकते हैं। देखिए फंक्शन के एंड में ये कौन सा वर्ड यूज हुआ है ना, तो मतलब इसको हम हमेशा एंड में यूज करते हैं। ओके, कांस्टेंट फंक्शन के यहाँ पे कुछ आई थिंक कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, इनको देखते हैं। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन होता है वो किसी भी स्टेट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मॉडिफाई नहीं करता। दे आर जस्ट रीड ओनली, ये हमेशा रीड ओनली होते हैं कांस्टेंट। एरर ड्यू टू टाइपिंग आर आल्सो थॉट एट कंपाइल टाइम। जो एरर आते हैं वो हमेशा कंपाइल टाइम में इनको हम कैच करते हैं। ओके हो गया। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स में अगर मैं आपको यहाँ से बताऊंगा को आपको कुछ समझ नहीं आएगी, तो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल ही करके बताता हूँ। पहले इसको हम कवर कर लें तो फिर करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसको मैं थोड़ा सा मार्कअप कर लेता हूँ। ये मार्कअप हो गया। ओके, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉन्स्ट बिकॉज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ल्ड टू अ वेल डिफाइंड स्टेट आर टू क्लीन द डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट हुआ वेल डिफाइंड स्टेट और द टू क्लीन द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। जो हमारे कंस्ट्रक्टर और कुछ जो डिस्ट्रक्टर होते हैं वो कांस्टेंट को यूज नहीं करते, कैन नॉट यूज, क्योंकि बिकॉज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर यूज टू मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं आपको बताए, हमेशा जो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट की बेस पे रन होते हैं। जब आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि ये जो कांस्टेंट है ये तो ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं करते। ऑब्जेक्ट में तो हम इनको कांस्टेंट कर ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट कर ही नहीं सकते।
तो ये इसका ये मतलब होगा कि आगे जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होंगे इनके आगे हम कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते। ओके हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये टाइम, अगर ये जब हम टाइम का एक बनाएंगे, क्योंकि ये देखें ना क्लास टाइम नहीं बनी है ना, तो इन्होंने एक ये बनाई है, एक बनाया इन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर के आगे उन्होंने कांस्टेंट यूज किया, तो ये देखें यूज किया ना, तो ये आगे उन्होंने एरर लिखा, मतलब ये एरर होगा, इसको हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसके आगे इन्होंने नीचे डिस्ट्रक्टर का भी कुछ ऐसे किया है, तो इसके आगे भी एरर आएगा, मतलब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। ओके। कांस्टेंट फंक्शन मेंबर फंक्शन करना है चेंज डाटा मेंबर, जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है वो होते हैं, वो डाटा मेंबर को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट, जो डाटा मेंबर क्या होते हैं, डाटा मेंबर जो प्राइवेट के अंदर जो हम वैल्यूज लेते हैं, इंट ए इंट बी, ए के अंदर जो भी हम वैल्यू रखेंगे उनको ये कांस्टेंट जनरेट चेंज नहीं कर सकता है। ओके। we cannot call non-constant in constant because non-constant member function may have code for changing state of object। मतलब इन्होंने ये बताया है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो उनको कांस्टेंट उनको यूज नहीं करेगा, बल्कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन ही उनको यूज कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं। ओके, आई थिंक सो ये एग्जांपल, ये लेक्चर खत्म हो गया। तो अब मैं इसको कांस्टेंट को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ताकि प्रैक्टिकली आपके आपके ये सारे कंसेप्ट अच्छे से रेडी हो जाए। हम यही से करते हैं। इसको मैं खत्म करता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। ओके। प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स आप जितना करो, जितने आपके साथ प्रैक्टिकली होगा उतने आपके ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे क्लियर होंगे। यहाँ से मैं कुछ करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ से मैं कुछ कोई भी एक इंट सम नेम का एक फंक्शन बनाते हैं। इंट सम नेम का यहाँ से मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई वैल्यू, लेट्स सपोज ए, मैं कोई ना सी आउट करता हूँ, सी आउट करता हूँ, एंटर एनी वैल्यू, एंटर एनी वैल्यू। इसके अंदर मैं करता हूँ सी इन ए। ओके, सी इन ए किया। अब मैं इसके बाद यहाँ पर ए के अंदर, ए के अंदर ए को, मतलब इसको ना मैं पोस्ट फिक्स कर रहा हूँ, मतलब इस ए जो एक वैल्यू आएगी ना जो भी हम लेंगे उसके अंदर पोस्ट फिक्स करें, पोस्ट फिक्स करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं सी आउट भी कर लेंगे, सी आउट भी कर लेंगे, वैल्यू, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए मतलब जो वैल्यू होगी वो आपकी शो हो, वैल्यू ऑफ ए इज ए, मतलब ए के अंदर जो भी हम वैल्यू यहाँ से लेंगे वो यहाँ पे शो होगी, और उसके आगे इंक्रीमेंट करें, हम ये करना चाहते हैं। इसको मैं अब नीचे इसको यहाँ से मैं कॉल करता हूँ, इसको भी मैं खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कोडिंग से हमने अवॉइड करना है। हमेशा स्टूडेंट्स की बात ये रखिएगा, एक्स्ट्रा कोडिंग से आपने हमेशा अवॉइड अवॉइड करना है। जितने जो रिक्वायरमेंट्स होती है आपने हमेशा उतनी ही रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से आपने उतना ही कोड करना होता है। ओके, यहाँ से मैं करता हूँ एस डॉट सम, एस डॉट सम करता हूँ। तो मैं अब इसको कोड भी करते हैं, इसको रन करते हैं, तो चेक करते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। ओके, मैंने इसको रन किया, 12 किया, एंटर। देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 12, मतलब वैल्यू ऑफ ए इज 12 आ गई। ओके, अब मैं अगर इसको कांस्टेंट करूं, कांस्टेंट करूं, कांस्टेंट यहाँ से कांस्टेंट करते हैं, नहीं, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसको ना थोड़ा सा ऐसे इसको रिमूव करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। मैंने इसके अंदर वैल्यू ले ली, थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा मिस मिस इशू हो रहा है, इनपुट करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने वैल्यू आगे यहाँ से पास करनी, मतलब उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट करना, कुछ इंक्रीज करना है। तो यहाँ से मैं करता हूँ इंट, इंट शो, इंट शो का यहाँ से हम एक सेपरेट एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ सी आउट, एंटर, नंबर ऑफ ए इज, नंबर ऑफ ए इज, नंबर ऑफ ए इज क्या हो, सी आउट ए हो। ओके, अब मैं ए के अंदर कुछ इंक्रीमेंट करता हूँ, ए के अंदर कुछ इंक्रीमेंट करूँ, मतलब ए के अंदर कुछ इंक्रीमेंट करूंगा।
मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ पे यूज करता हूँ। मतलब सबसे पहले वो इंक्रीमेंट हो फिर वो एग्जीक्यूट हो। तो चेक करते हैं क्या ये आंसर सही तरह से हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ से एक और इसको भी हम कवर कर लें इन शो को। अब मैं इसको F11 से कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो सबसे पहले कुछ एक एरर आया है, चेक करनी है कि ये कौन सा एरर है। क्लास ए हैज नो मेंबर नेम सम। सम नेम का को हमारे पास मेंबर है, हमने तो उसका चेंज किया था ना। हमने किया रखा था नेम इनपुट है। इनपुट इनपुट हमने उस फंक्शन का नेम रखा था, तो यहाँ से हमने चेंज नहीं था किया। इंटर एन वैल्यू 12 करते हैं। नंबर ऑफ एज देखें, नंबर ऑफ एज किया और 30 हो, मतलब उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ये हमने इंक्रीज करने की, लेकिन अब मैं इसके अंदर कांस्टेंट यूज करूंगा। कांस्टेंट कांस्टेंट इसके अंदर इसके आगे मैं वर्ड यूज करूंगा कांस्टेंट, मतलब इसको ये कांस्टेंट रखे, इसको हमेशा कांस्टेंट रखे। तो देखिए ये हमारा एरर आया। एरर उसने बोला था ना जब भी आप कांस्टेंट यूज करोगे तो क्योंकि वो आगे इंक्रीमेंट को करेगा ही नहीं ना, आगे को उसने इंक्रीमेंट करनी ही नहीं है, तो इसलिए आपका ये एरर आया। अगर आप यहाँ से कांस्टेंट वर्ड खत्म करते हो तो आपका एरर नहीं आएगा। देखें हमने नीचे पोस्ट फिक्स लिखा ना, हमने ये नीचे लिखा ए प्लस प्लस, मतलब ये जो ए की वैल्यू है यहाँ से मैं चाहता हूँ इसके अंदर ए प्लस ए के अंदर एक मजीद वैल्यू ऐड हो और फिर वो ए की वैल्यू यहाँ पे शो करे। लेकिन जब मैं इसको करूंगा कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट कर लिया तो यहाँ से वो नहीं, यहाँ से वो एरर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको मैं कमेंट करता हूँ तो अब चेक करते हैं कि अब क्या आता है। देखिए अब मैं भी ना, अब भी वो गेन है, देखिए वो नहीं करेगा। मतलब कांस्टेंट का ये मतलब होता है जो भी आप वैल्यू लोगे वो आपकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि परमानेंट जो भी वैल्यू होती है वही उनको उसी वैल्यू को वही रखेगा, उसके अंदर मजीद कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो ये फंक्शन होता है, ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है कांस्टेंट की। सो आई होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आई होगी। अगर आप इस पॉइंट में कोई भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई ना तो आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर कोई इशू हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका मजीद थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको कवर करेंगे, ओके। लेकिन आपने इसका जरूर इसका मुझे बताना है इसको इसकी समझ आई है या नहीं आई। सो ओके आई होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हमारा टॉपिक है क्लास 11 में हम कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही यूज करें। इसी कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को यूजेज किया है इसके कांस्टेंट मेंबर फंक्शन में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसका हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम भी बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।